वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 2 फरवरी 2022 और 2 फरवरी 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बिहार में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वीडियो के पहले प्रश्न पे जाने से पहले आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, ये प्रश्न था कि हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाले 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको इस प्रश्न से संबंधित आपको दिया था और इसका राइट आंसर आपको बताया था सीआरपीएफ की टुकड़ी को 14 टुकड़ियों में से कह सकते हैं बेस्ट परेड का खिताब दिया गया। यहां से ध्यान रखिए, इस वर्ष यानी कि 2022 में 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में कह सकते हैं कुछ विभागों की झांकी निकाली गई और कुछ टुकड़ियां भी इसमें शामिल थी। आपको ध्यान रखना, अगर झांकी की बात किया जाए तो कुल मिलाकर 8 झांकी निकाली गई थी। 8 झांकी में से अगर हम बात करें तो प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ, इसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको दिया था और आपको बताया था इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बिहार शिक्षा परियोजना की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। और बिहार शिक्षा परियोजना की जो झांकी निकाली गई थी ये बंदिशों से आजादी की थीम पर कह सकते हैं ये झांकी निकाली गई थी। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 8 झांकी के अलावे 14 टुकड़ियां यहाँ पर इसमें शामिल थी। ये तमाम चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में कितने अस्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाके को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। रामसर साइट के रूप में कितने जल जमाव वाले बड़े इलाके को कह सकते हैं विकसित करने की घोषणा की गई है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5। आपको बता दूं यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने लिखा है कि राज्य सरकार अस्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाके को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने जा रही है और ऐसे में पहली सूची में ऐसे 5 क्षेत्रों का चयन किया गया है और साथ ही इन्हें रामसर साइट की सूची में शामिल करने की भी तैयारी की जा रही है। ये तमाम चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना, बिहार सरकार ने ऐसी हाल ही में घोषणा की है। अब ये 5 स्थल कौन कौन से है उसकी जानकारी आगे लिखा गया है। तो पहले चरण में नागी, नकटी, बरेला, गोगाबिल और कुशेश्वर स्थान का चयन किया गया है। और अगर हम बात करें वर्तमान समय में रामसर साइट यानी कि आर्द्र भूमियों की, तो वर्तमान समय में जो कह सकते हैं रामसर साइट की संख्या है भारत में यह है 47। ये आपको ध्यान रखना है, 47 रामसर साइट अभी वर्तमान समय में भारत में है। और पूरी दुनिया की बात करें तो दुनिया भर में इसकी जो संख्या यह है 2463। अब यहाँ पर रामसर शब्द के बारे में हम लोग जानेंगे, इसका नाम आखिर रामसर क्यों पड़ा। तो ईरान का एक शहर है रामसर, उसी के नाम पर इसको रखा गया है। इसकी जानकारी यहाँ पर आगे लिखा गया है। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है, जहां पर 1971 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तभी से कह सकते हैं जो आर्द्रभूमि वाले क्षेत्र होते हैं उसको ये कह सकते हैं रामसर साइट के रूप में चिन्हित किया जाता है। अगला होगा हमारा दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है या फिर किस कंपनी के साथ समझौता किया है। ये समझौता अभी हाल ही में हुआ है और इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, ये होगा फिलो इंडीटेक यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको डिटेल जानकारी दे दूं कि राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई अब मोबाइल ऐप से भी कराई जाएगी। हालांकि ऐसी कई तरह की घोषणाएं पहले भी हुई है और समय समय पर मैंने इसकी जानकारी भी आपको दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसके तहत बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए फिलो इंडीटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया या फिर समझौता किया है और इस समझौते के तहत विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। ये भी इसमें बातें कहेगी जो ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी ये पूर्ण रूप से कह सकते हैं निःशुल्क होगी। तो आपको ध्यान रखना फिलो इंडीटेक के साथ अभी हाल ही में ये समझौता हुआ है बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा। अब यहाँ पर हमारा अगला है तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न की हाल ही में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 15 से 18 वर्ष के किशोरों के टीकाकरण में बिहार देश में कौन से स्थान पर है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार इस मामले में दूसरे स्थान पर है। जो रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है कि किशोरों के टीकाकरण के मामले में बिहार जो है ये पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है। डिटेल जानकारी साइड में लिखी गई है। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 15 से 18 वर्ष के किशोरों के टीकाकरण में बिहार देश में यानी कि भारत में दूसरे स्थान पर है। राज्यों की श्रेणी के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, कुल मिलाकर यहाँ पर बिहार की जो रैंकिंग है ये दूसरे स्थान पर है, जबकि देश में किशोरों के टीकाकरण में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, यानी कि पहला स्थान पर है उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर अपना राज्य बिहार है। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है कि बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों का कोविड टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से शुरू किया गया था। आपको ये जानकारी याद रखना, डिटेल में मैंने आपको बताया था 3 जनवरी 2022 को कह सकते बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर और किशोरियों का कोरोना टीकाकरण शुरू किया गया था।
अगला पॉइंट यहाँ पर इसी के तहत है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रितिका कुमारी को सबसे पहला टीका लगाया गया। और बिहार में कोरोना टीकाकरण की अगर बात आती है तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार में 16 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी। ये डेटा आपको ध्यान रखना है, 16 जनवरी 2021 को बिहार में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है स्टार्टिंग में किस प्रकार से कोरोना टीकाकरण होता था। बिहार में आप सभी को पता है कि 9 प्रमंडल हैं और 38 जिले हैं। तो प्रमंडल और जिलों के आधार पर यहाँ पर सप्ताह के अल्टरनेट डे में से विभाजित किया गया था। डिटेल जानकारी आपको याद होगा, मैंने समय समय पर आपको इस बारे में बतलाया है। चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ के संरक्षण के लिए किस देश की सरकार ने $703 मिलियन के निवेश की घोषणा की है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने कह सकते हैं इसमें $703 मिलियन के निवेश की घोषणा की है। ये कह सकते हैं ग्रेट बैरियर रीफ के संरक्षण के लिए। आपको यहाँ पर डिटेल बता दूं कि विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ की संरक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने $703 मिलियन निवेश की घोषणा की है। और यह राशि 9 वर्ष के दौरान पानी की गुणवत्ता, रीफ प्रबंधन, अनुसंधान और सुधार पर खर्च होगी। आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया इस मामले में कह सकते हैं निवेश करने की घोषणा की है। यहाँ पर आगे कुछ पॉइंट और है कि क्वींसलैंड तट पर 2300 किलोमीटर में फैला यह ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है। आपको ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया में ये कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट पर ये 2300 किलोमीटर में फैला ये ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है। और इसी के तहत आपको ध्यान रखना कि विश्व का लगभग 1/3 मूंगा यही मिलता है। यह ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख अंग माना जाता है। आपको ध्यान रखना ये जो कह सकते हैं ग्रेट बैरियर रीफ है, ये ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी कह सकते हैं भूमिका निभाती है। आपको यहाँ पे बता दो कि मूंगा आखिर क्या होता है। यहाँ पे हमने चर्चा की कि विश्व का लगभग कह सकते हैं 1/3 मूंगा यहीं पर कह सकते हैं ग्रेट बैरियर रीफ में प्राप्त होता है। तो मूंगा आखिर क्या है? तो मूंगा एक प्रकार का नन्हा समुद्री जीव है जो कि लाखों करोड़ों की संख्या में एक समूह में रहता है और इसका उपयोग आभूषण आदि में किया जाता है। आपको ध्यान रखना इस वजह से कह सकते हैं, यही वो वजह है जिसके कारण आपको ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में इसका बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि यहाँ से कई सारे पॉइंट और भी याद रखने लायक है। जितना भी यहाँ पर ऐड किया जा सकता था हमने यहाँ पर डिटेल में ऐड किया है। आप इसे देखिए, समझिए। और भी अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, गूगल के सहारे इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यहाँ से एग्जाम में जितने प्रश्न पूछे जाने की संभावना है डिटेल जानकारी हमने लिख दिया है। अगला है 5वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में भारत ने महिला हॉकी एशिया कप में कौन सा पदक जीता है। इसका राइट आंसर होगा ब्रॉन्ज मेडल अर्थात कांस्य पदक अपने नाम किया है भारत ने महिला हॉकी एशिया कप में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांस्य पदक। आपको बता दूं कि हाल ही में यह टूर्नामेंट 21 जनवरी से 28 जनवरी 2022 के बीच मस्कट, ओमान में सुल्तान काबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना ओमान की राजधानी है मस्कट और यहीं पर इसका आयोजन हुआ है मस्कट में। और आगे पॉइंट लिखा गया जिसमें भारत ने चीन को 2-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। जबकि अगले पॉइंट में हमने लिखा कि जबकि जापान ने महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट के फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-2 से हरा करके तीसरी बार इस खिताब को अपने नाम किया है। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह कि जापान ने दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अर्थात महिला हॉकी एशिया कप में स्वर्ण पदक जापान ने जीता। जबकि अगर हम बात करें सिल्वर मेडल अर्थात रजत पदक की तो दक्षिण कोरिया ने रजत पदक अपने नाम किया, जबकि भारत ने कांस्य पदक जीता है। और अगला पॉइंट यहाँ पर यह कि इस वर्ष खेली गई महिला हॉकी एशिया कप का यह 10वां संस्करण था। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना, जो कि 2022 में 21 से लेकर के 28 जनवरी 2022 के बीच आयोजित हुआ। अगला होगा हमारा 6वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में कौन सा देश मिसाइल निर्यात करने वाले देशों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है। इसका राइट आंसर होगा अपना देश भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में भारत ने फिलीपींस के साथ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के एंटीशिप वेरिएंट की बिक्री के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस सौदे के साथ ही भारत मिसाइल निर्यातकों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया। आपको यहां से यह ध्यान रखना फिलीपींस के साथ अभी हाल ही में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के एंटीशिप वेरिएंट की बिक्री के लिए समझौता हुआ है और इसके साथ ही कह सकते हैं भारत भी इस विशिष्ट देशों की समूह में शामिल हुआ है। अगर यहाँ पे हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है। तो ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने रूस के साथ मिलकर विकसित किया है और समुद्र तट पर तैनात किया जाने वाला ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये एक एंटी-शिप वेरिएंट बेहद खतरनाक पारंपरिक हथियार है जिसकी गति ध्वनि से लगभग 3 गुना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि इसे रूस के सहयोग से विकसित किया गया है।
तो ये सारे पॉइंट यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए। डेली बेसिस पे अगर आप इसका पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर ये तमाम पीडीएफ आपको डेली बेसिस पे मिलेगा। और इसके अलावा जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह चल रहा है वो तमाम मटेरियल आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलेगा। ऑनलाइन क्विज जो होता है वो भी आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलेगा। तमाम चीज़ों के लिए आप जरूर डाउनलोड करें इस ऐप को। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के अगले 7वें प्रश्न पे। ये प्रश्न कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को दी जाने वाली सैन्य सहायता रद्द कर दी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिस्र को दी जाने वाली सैन्य सहायता भी हाल ही में रद्द की गई है। कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने मिस्र को दी जाने वाली 13 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता रद्द कर दी है। इसी से रिलेटेड एक पॉइंट यहाँ पर यह है कि हालांकि कुछ दिन पहले ही अमेरिकी प्रशासन ने मिस्र में 2.5 यानी कि 2.5 अरब डॉलर के हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी थी, लेकिन यहाँ से आपको ये ध्यान रखना अभी हाल ही में जो कर सकते हैं ये सैन्य सहायता को रद्द किया गया मिस्र में, जो कि अमेरिका के द्वारा किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला होगा हमारा यहाँ पर 8वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में महिला ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एश्ले बार्टी ने ये कह सकते हैं महिला ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब अपने नाम किया है। डिटेल में हमने यहाँ पर लिखा है कि हाल ही में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने इतिहास रच दिया है और उन्होंने अपने कैरियर में पहली बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन ग्रैंड स्लैम जीता है। 44 वर्ष बाद यह खिताब जीतने वाली वो पहली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गई है। आपको ध्यान रखना 44 वर्ष बाद, यानी कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन शुरू होने के 44 वर्ष बाद इस खिताब को जीतने वाली वे पहली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बनी है। और एश्ले बार्टी ने फाइनल में अमेरिका के डेनिले कॉलिंस को कह सकते हैं हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमने एश्ले बार्टी के कुछ उपलब्धियों के बारे में लिखा है कि एश्ले बार्टी का सिंगल्स में यह तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन के अलावा उन्होंने 2019 में फ्रेंच ओपन और 2021 में विंबलडन ओपन जीता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना, फ्रेंच ओपन 2019 में, विंबलडन ओपन 2021 में और अब 2022 में आपको ध्यान रखना इन्होंने महिला ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब अपने नाम किया है। तो राइट आंसर होगा एश्ले बार्टी। अगला होगा हमारा यहाँ पर 9वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस शहर में कुल्हड़ों से निर्मित महात्मा गांधी के विशाल भित्ति चित्र का उद्घाटन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात के अहमदाबाद शहर में इसका निर्माण किया गया है। आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 30 जनवरी 2022 को अहमदाबाद में 2975 रंगे हुए कुल्हड़ों से निर्मित महात्मा गांधी के विशाल भित्ति चित्र का उद्घाटन किया गया। ये भित्ति चित्र का जो निर्माण हुआ इसमें कह सकते हैं 2975 रंगे कुल्हड़ों का उपयोग किया गया। आई होप कि आप यहाँ पर कुल्हड़ का शब्द का अर्थ समझ रहे हैं। कुल्हड़ आखिर होता क्या है। कुल्हड़ की अगर हम बात करें तो मिट्टी से बना हुआ कह सकते हैं एक बर्तन होता है छोटे साइज का, आप इसे कह सकते हैं। आप लोग ऐसे भी बोलते हैं कुल्हड़ वाली चाय, यानी कि जो प्याला होता है उसे आप कुल्हड़ कहते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना मिट्टी से बना हुआ बर्तन होता है जो कि छोटे साइज का कप के आकार का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हमने लिखा कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने साबरमती रिवर फ्रंट पर इस भित्ति चित्र का निर्माण कराया है और इस भित्ति चित्र के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से 75 कुम्हारों को अहमदाबाद बुलाया गया था, जिसके माध्यम से कह सकते हैं ये 2975 रंगे हुए कुल्हड़ों से इसका निर्माण किया गया है। अब यहाँ पे बात आती है 30 जनवरी 2022 की। 30 जनवरी 2022 का इतिहास भारत में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर हमने आगे लिखा है गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी को हुई थी। आपको ध्यान रखना 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर की थी और इन्हीं के सम्मान में 74वीं पुण्यतिथि के मौके पर इसका उद्घाटन किया गया। नहीं कह सकते भित्ति चित्र का जो उद्घाटन हुआ है ये महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 30 जनवरी 2022 को किया गया है। ये डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ से ध्यान रखिए। अगला होगा हमारा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में डिजिटल संसद नामक नया ऐप किसने लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकसभा सचिवालय के द्वारा भी हाल ही में इस ऐप को लॉन्च किया गया जिसका नाम है डिजिटल संसद। आगे हमने लिखा कि हाल ही में लोकसभा सचिवालय द्वारा डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया गया है और इस ऐप के जरिए संसद की कार्रवाई लाइव देखी जा सकेगी। और यहाँ पे लोकसभा की बात है तो आपको ध्यान रखना वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। अगला होगा हमारा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने नए तरह का कोरोना वायरस नियोकोव की खोज की है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन।
आपको बता दूं कि हाल ही में चीन के शोधकर्ताओं ने एक नए कोरोना वायरस न्यू कोव का पता लगाया है। कहा जाता है कि यह वेरिएंट अन्य वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। अब तक के जितने भी वेरिएंट है, अभी जो हाल ही में एक वेरिएंट आया था ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन कोविड-19 का कह सकते हैं सबसे खराब वेरिएंट या फिर कह सकते हैं सबसे खतरनाक वेरिएंट था। लेकिन अभी हाल ही में जो इसकी पहचान हुई न्यू कोव की, तो अब तक का यह सबसे खतरनाक वेरिएंट है। हमने यहाँ पे आगे लिखा कि वुहान यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के मुताबिक यह वायरस इंसान की कोशिकाओं में कोरोना वायरस की तरह ही दाखिल होता है। लेकिन आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, दक्षिण अफ्रीका में यह वायरस एक चमगादड़ में मिला है। हालांकि फिलहाल जो कह सकते हैं मामले सामने आए हैं, तो यह सिर्फ जानवरों के बीच ही फैल रहा है, मनुष्य में ऐसी कोई भी मामला देखने को नहीं मिला है। कोरोना वायरस के बारे में कहा जाता है ये चीन का एक शहर है, वुहान शहर, यहीं से कोरोना वायरस की कह सकते उत्पत्ति हुई और पूरे दुनिया में फैली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला होगा हमारा यहाँ पर 12वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में निम्न में से किसे शामिल किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नॉर्डिक क्लिंकर बोर्ड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में यूनेस्को ने नॉर्डिक क्लिंकर बोर्ड्स को अपनी विरासत सूची में शामिल किया है, यानी कि विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया गया। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि नॉर्डिक क्लिंकर बोर्ड आखिर होता क्या है। हमने यहाँ पर इस बारे में दूसरे वाले पॉइंट में लिखा है कि हजारों वर्षों तक लकड़ी की इन नावों ने उत्तरी यूरोप के लोगों को अपना व्यापार बढ़ाने और कभी कभी समुद्र और महाद्वीपों में युद्ध करने में काफी मदद की है। आपको ध्यान रखना, ये उत्तरी यूरोप से संबंधित है, जिसे कि अभी हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब यहाँ पर बात आई है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची की, तो यहाँ पर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऐड किया है कि हाल ही में लिवरपूल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से बाहर कर दिया गया है। अब ये लिवरपूल शहर किस देश का शहर है, आप मुझे कमेंट करके इसकी जानकारी दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग इसके बारे में डिटेल जानकारी लिखते हैं। हालांकि यहाँ पर इस बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको पहले दिया है। अब चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं, बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। और इसके अलावा जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का ये स्पेशल पीडीएफ अभी लॉन्च हुआ है, तो आप इसे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पर जो मटेरियल आपको मिलेंगे, यहाँ पर तमाम चीजें लिखी गई है। आप वीडियो को पॉज करके सभी कुछ चीजों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और ये आपको निर्धारित करना कि आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।